नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग, वही कड़वे सवालों वाला। अभी भाई साहब भी बता रहे थे कि इनको कड़वे सवालों का नाम दे दिया है। इन बुद्ध विहार के निवासियों ने नाम दिया है और आप सब ने नाम दिया है। एक बार कैमरा यहाँ घुमा दो, देखो इन सब भाइयों ने प्रॉपर यहाँ पर मास्क लगाया। ये वाकई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड 27 के अंदर, बुद्ध विहार के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं राजेश मलिक जी। बहुत बड़ी आलीशान यहाँ पर जो है इन्होंने अपना कार्यालय बनाया है और भारतीय जनता पार्टी से हैं। आने वाले निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं। कहीं ना कहीं निगम पार्षद बनने की भी इच्छा है। और एक खास मुलाकात करेंगे, तीखी मुलाकात करेंगे, कड़वी मुलाकात करेंगे, मीठी मुलाकात करेंगे राजेश मलिक जी से। मुद्दों के ऊपर बात करेंगे राजेश मलिक जी से। नमस्कार राजेश जी। जी नमस्कार राजेश जी, सबसे पहले आपका हमारा स्वागत है सीसीएन न्यूज 24 चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वाकई ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है। जब मैं यहाँ पर अचानक पहुंचा था, क्योंकि 5 बजे का मैंने टाइम दिया था, लगभग मैं 6 बजे पहुंचा था, तो प्रॉपर तब भी नेताजी ने मास्क लगाया था और मैंने अपने महिला सहयोगी को गाड़ी में बता दिया था नेताजी मास्क लगा के बैठे। मेरा पहला सवाल मास्क को लेकर था, जो वो कट गया। दूसरे सवाल पे बात करेंगे। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी से अभी आप उम्मीदवार हैं निगम के इलेक्शन के लिए, बीजेपी पार्टी क्यों चुनी हुई आपने? नहीं, उम्मीदवार तो अभी कुछ नहीं है। उम्मीदवारी तो ये है कि पार्टी तय करती है, जब जो भी रहता है, जैसा भी रहता है। और रही बात बीजेपी पार्टी से तो आप चाहते हैं? जी 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 तो जी बीजेपी पार्टी से ही क्यों? ये तो अपने अपने विचारों की बात है। वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी से क्यों? हमारी विचार, हमारी जो सोच है वो हिंदुत्व सोच है। और हिंदुत्व को जो मैच करती है वो भारतीय जनता पार्टी ही मैच करती है। क्योंकि मैं बाल स्वयंसेवक संघ से शुरू से ही जुड़ा हूँ और मेरा शुरू से ही सिस्टम ये रहा है। और हमारी जो सोच है वो हमेशा से हिंदुत्व की सोच रही है। ये बड़ा अफसोस है कि जब भी मैं किसी बीजेपी के उम्मीदवार के पास जाता हूँ तो वो हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी हिंदुत्व की बात नहीं करती, या कांग्रेस उसके विरुद्ध है, या आम आदमी पार्टी विरुद्ध है? सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है। इसके लिए हमको बताने की जरूरत है क्या? पूरा देश जानता है, पूरे देश को मालूम है कि अगर जय श्री राम है तो सिर्फ नहीं, जय श्री राम का मतलब नहीं है। ये तो जय श्री राम का विरोध करते रहे। कौन? कांग्रेस भी करती रही है। और उसके बाद ही अपने हमारे केजरीवाल साहब हैं, इन्होंने क्या किया? आपने मुझे बताया कि केजरीवाल जी, आपने मुझे बताया कि केजरीवाल जी जय श्री राम का विरोध करते हैं। कहाँ देखा और कैसे देखा? मैं बताता हूँ आपको। मैं बहुत पहले, इन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं इसकी वीडियो देख रहा था। इन्होंने कहा कि मेरी नानी माँ, मैंने मेरी नानी माँ को कहा कि ये लोग अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाना चाहते हैं, मस्जिद गिरा करके। ये तो अयोध्या में अभी दर्शन करवा रहे हैं पूरी दिल्ली वासियों को। यही तो नाटक है सर, यही तो नाटक है। कैसा नाटक हो सकता है? नाटक बीजेपी खेल रही हो, आप कह रहे हो जब कि भाई ये आम आदमी पार्टी जो है जय श्री राम के नारे का विरोध करती है, और वही दिल्ली का बेटा वहां पर इस समय यात्रा करवाने जा रहा है। ऐसा देखिए, ये वक्त के हिसाब से बदलने वाले लोग हैं। ये तो शुरू से यात्रा करवाते आ रहे हैं। नहीं, शुरू से यात्रा किसकी करवाते आ रहे हैं? करवाइए। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ये आपको भी पता होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा भी होगा। कहोगे तो मैं अभी भी निकाल के आपको दिखा सकता हूं। दिखाओ। एक बार सन्नी को फोन मिलाना, उसको बोलना, वो भेजेगा वीडियो मेरे पास। तो ये वीडियो देखने के बाद ये प्रमाण हो जाएगा। मैं बता, बिल्कुल, मैं जो बता रहे नेताजी मैं उसको देखूंगा, लाइव चल रहा है, कि ये प्रमाण हो जाएगा कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी, जिसके राजा जी, मंत्री जी, नेताजी केजरीवाल जी, कि वाकई क्या जय श्री राम के नारे का विरोध करते हैं। ये वाकई जानना बहुत जरूरी है, हम दिल्ली वासियों के लिए भी और हिंदुस्तानी वासियों के लिए भी। गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो प्रमाण हो जाएगा। वो दिखाते हैं, भेजेंगे मेरे को। चलो, जो भी समय लगेगा, 1 आध मिनट का जो भी समय लगेगा कि उसको देख लेते हैं। वीडियो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, और खबर को बने रहिए, देखते रहिए। अगर पसंद आ रही है तो उसको साथ साथ शेयर करते रहो ताकि सच सामने आ सके। अच्छा राजेश जी, एक दूसरी चीज और मैं जानना चाहूंगा। अभी जैसे आपने हिंदुत्व की बात करी तो वो प्रमाण अभी हम देख लेंगे उसमें। दूसरी चीज, आप और कौन सी चीजों से प्रभावित हैं बीजेपी की ओर से, जिसमें आपको लगता है कि मुझे सिर्फ बीजेपी का ही रहना है? अरे सर, इसके लिए कहने की, मेरे को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। आप देखिए, मेरी बात समझिए। आज मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से लेकर आज तक माननीय मोदी जी ने कितने बड़े बड़े काम किए। सब कुछ निजीकरण कर दिया। सही कह रहे हो, वाकई बहुत बड़े बड़े काम करे। सब कुछ निजीकरण कर दिया, महंगाई बढ़ा दी। सर ये आपकी सोच हो सकती है, पूरे भारतवासियों की सोच है। सुनिए, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कितने बड़े बड़े काम हुए। निजीकरण हुआ, 370 हटा, निजीकरण हुआ, 35 खत्म हुआ। देखिए, हाँ जी, आ गया। मैं आपको दिखाता हूं। चलो मैं एक बार वो वीडियो देख लेता हूँ। वो इनके व्हाट्सएप पे घंटी बज गई। ये देखिए,
तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। वहां पर जो बाबरी मस्जिद की बात हुई, देखिए ना, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ और ये सबको मालूम है, इसमें झूठ कुछ है ही नहीं। मैं बताता हूँ, उन्होंने केजरीवाल जी और रही बात कांग्रेस की, बात सुनो, केजरीवाल जी ने ये बोला है इसमें कि क्या नाम है, मेरा भगवान राम किसी मस्जिद को तोड़ करके अपना घर स्थापित नहीं कर तभी सकता। तो मौलवियों की 18,000 रुपए तनख्वाह देते और मंदिर के ब्राह्मण बेचारे ऐसे रह जाते हैं। लेकिन अभी भी अगर बात करें आस्था की, तो जय श्री राम के नारे के साथ भी उन्होंने कभी विरोध, ऐसी वीडियो कोई वायरल नहीं हुई। दूसरी चीज, और उसी जय श्री राम के मंदिर अयोध्या के अंदर वो सभी दिल्ली वासियों को इस समय दर्शन करवा रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूं हर भारतीय भगवान राम को माने। वो लोग जो लोग विरोध भी करते रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, वो यात्रा करा रहे हैं तो इसका उसको पुण्य मिलेगा। अगर ठीक करेंगे तो वो भगवान राम देख रहे हैं ना। नहीं, हम इस वीडियो से ये जाहिर नहीं कर सकते ना कि वो भगवान राम के विरोधी हैं। सर, मैं ये कह रहा हूं, ये सबको सब मालूम है। कांग्रेस ने क्या किया, इन लोगों ने आज तक क्या किया, क्या किया बीजेपी ने क्या किया जिसके कारण आप उसके ही पल्ला पकड़ के बैठे हो? अरे देखिए, बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का नाम ऊंचा किया। नरेंद्र मोदी जी ने आज देखिए आपको क्या लगता है, विश्व गुरु बना दिया बैंकों को निजीकरण करके, विश्व गुरु बना दिया, महंगाई बढ़ा करके, क्या कर दिया? देखिए महंगाई का जो मैटर है, मैं आपको बताता हूँ। ये पीछे बहुत टाइम हमारे पेट्रोलियम मंत्री से लेके बहुत सारे हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने इस बात पे स्पष्टीकरण दिया। जो कर्ज इन लोगों ने ले रखे थे, जो कमिटमेंट इन लोगों ने कर रखी थी तेल कंपनियों के साथ, उन लोगों को उतारना भी तो जरूरी है। इन लोगों तो कर्जे से लाद रखा था। कैसे उतारेंगे बैंकों को निजीकरण करके? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये हुआ नहीं हुआ, बैंकों का निजीकरण हुआ नहीं हुआ? देखिए, मैं मानता हूँ उस बात को। अच्छा, हवाई अड्डों का निजीकरण हुआ नहीं हुआ? मैं मान रहा हूँ। रेलवे स्टेशन का हुआ नहीं हुआ? मैं मान रहा हूँ। ये सारी संपत्ति बेच करके संपत्ति निजीकरण करवा करके ये प्राइवेट हाथों में देना है, इसको बोलेंगे प्राइवेट हाथों में सौंप देना। देखिए, मेरी बात समझिए, आप बहुत वरिष्ठ और बहुत समझदार पत्रकार। नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा और ना समझ पत्रकार हूं। आप ये देखिए जितने भी बाहर फॉरेन बहुत सारी कंट्री ऐसी देख लीजिए, है ना, जहां प्राइवेटेशन है, प्राइवेटेशन के भारत की बात करते हैं। आपको मलिक जी, आपको क्या लगता है कि किसी सरकारी, सपोज करो अभी सरकारी बैंक है, वहां पर आपका बेटा जॉब कर रहा है, अभी वो सरकारी की जो है तनख्वाह पा रहा है, समझ रहे हैं? जब मेरे जैसे किसी प्राइवेट और बेवकूफ आदमी के हाथ में आ जाएगा, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जब उसको वो खरीद लेगा, नुन्नू पुन्नू कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि वो बाजार में बोली लग गई, कितने पैसे में कौन खरीद रहा है। बैंकों की हालत ये है, जब उसको कोई भी अडानी अंबानी जैसा रईस खरीद लेगा, वो तो खुद एक बैंक है, वो तो विश्व बैंक बन जाता है जहां पे वो पैसा डाल दे। और जब उनके हाथों में चला जाएगा, और जब मेरे जैसा भाई जो जॉब करता है वहां पर, तो फिर उनकी मनमानी हो जाएगी प्राइवेट हाथों में। दिनेश जी, ऐसा नहीं होता। सरकार देखिए, प्राइवेट हाथों में कोई भी चीज चली जाएगी तो प्राइवेट लोगों की तो मनमानी होगी। सरकार देखिए, सरकार अगर किसी को भी जिम्मेवारी देती है तो कुछ सोच समझ कर देती है। सोच समझ के, मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। ऐसा नहीं जब होता, सरकारी बिल्कुल कर देंगे, उन्हीं की सब कुछ चलेगी। कर तो दिया, जहाँ पे 5 रुपए का टिकट था वहाँ 50 रुपए हो गया। कहाँ पे हो तो गया? रेलवे स्टेशन पे। सेम ऐसी चीज बैंकों में होगा। जो सरकारी जो फैसिलिटी दे रहे हैं उसका कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, फैसिलिटी नहीं है क्या, मतलब सरकार से वो चीज संभल नहीं रही, जब भी प्राइवेट कर, ऐसा कुछ नहीं है संभलना। फिर प्राइवेट क्यों? अरे दिनेश जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर प्राइवेट क्यों? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। प्राइवेट क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। कोई एक चीज बताओ जिसके कारण सरकार को मजबूरी में ये निजीकरण करना पड़ रहा है। सारी सरकारी संपत्तियों को निजीकरण कर रहे हैं। देखिए, सरकार चलाना, भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन चला नहीं पा रही, जब तो चला नहीं पा रही। देश तो ऊंचाइयां छू रहा है। आप कैसे ऊंचाइयां छू रहा है? मेरी बात सुनो मलिक जी, कौन सी ऊंचाइयां छू रहा है? अगर सरकार से जब कोई चीज नहीं संभलती, दो ही चीजों में हम लोग उस चीज को बेचते हैं। पहला, हम या तो नई ले आए, दूसरा या मजबूरी में। कौन सी चीज? नई वो लाए नहीं, मजबूरी कौन सी है? ऐसा मजबूरी कुछ नहीं है, ठीक है। ये नवी, देखिए मेरी बात सुनिए, नई चीजें, बहुत सारी चीजें आ रही है, ऐसा नहीं। उद्योगपतियों के हाथ में बैंकों का, रेलवे का, हवाई अड्डों का निजीकरण क्यों? सर, देश में एक बात समझो, अगर आप अडानी अंबानी जी का नाम ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ये लोग भी तो देश को बहुत ग्रोथ करने में बहुत प्राइवेट हाथों में देकर के बता रहे नेताजी की ग्रोथ होगी हमारी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट, देखिए प्राइवेट में अगर कोई निजीकरण हो, है ना, किसी का शोषण हो, तो बंदा कहे ना, ये तो शोषण ही है। फिर तो उसकी चलेगी, प्राइवेट आदमी की चलेगी, सरकार के हाथों में तो चीज रही नहीं। दिनेश जी, उन्होंने तो ठेके पे दे दिया। दिनेश जी, देखिए मेरी बात समझिए। सरकार एक बहुत बड़ा सिस्टम है।
उस अगर ये सिस्टम लोग- से ही सिस्टम ये नहीं लोग- चल पा रहा। ये लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। देखिए, कुछ अगर कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर रहे क्या हैं। सोच समझ रही बात के? महंगाई की। इससे हमारा देश का देखिए, विश्व गुरु बन आपने- जाएगा, देखिए, प्राइवेट आपने- करके क्या विश्व गुरु बन जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि सरकार की बहुत सारी नीतियां लोगों की समझ में ना आए। अब हमने आपके समझ में आ गई? देखिए, किसान आपके समझ में आ गई? देखिए, सुनिए मेरी बात, पहले आपने बताओ, किसान आंदोलन पहले का- बताओ, आपके समझ में आ गई? समझ में हमारी तो आ रही है। बताओ फिर, हम लोग- वो चीज क्लियर करो, दर्शकों को मैं- क्लियर करो कि मैं- निजीकरण करने से विश्व गुरु हमारा देश कैसे बनेगा? देखिए, मेरी बात समझिए, देश बहुत बड़ा देश है। सरकार चलाना, सरकार के सिस्टम, सरकार का पूरी मशीनरी जो लगती है, एक सिस्टम तय होता है उसमें कि देश ग्रोथ कहाँ कर सकता है, देश को किस चीज में फायदा हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, समझिए आप मेरी बात को। अब किसान आंदोलन पे बात करते हैं, जैसे नहीं, किसान आंदोलन पे मैं किसान आंदोलन के मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन पहले निजीकरण करने से मेरी बात तो हाँ, बताइए। नहीं, मेरी बात समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने जो ये तय किया है, क्या? ये बड़ा सोच समझ करके तय किया है। फायदा क्या होगा? फायदा फायदे क्यों नहीं हो? है? आप बताओ, फायदा क्या बताओ। कर रहे हो? अरे यार, आपका इंटरव्यू अरे सर, वो वैसे बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरी बात समझिए, मैंने आपको क्या कहा, मैं इस मुद्दे पर इतनी बात कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि अगर सरकार ने ये काम किया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो काम हो रहा है वो देश के हित में होगा। मतलब देश के मोदी हित में जी हो नहीं जो भी सकता। करेंगे वो सब सही है, वो गलत कर ही नहीं मोदी सकते जी सर। जो करेंगे वो सही है, केजरीवाल जी जो करेंगे वो गलत है। दिनेश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केजरीवाल के सारे फैसले कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं है। मोदी के सारे फैसले ठीक हैं। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मोदी के सारे बहुत फैसले सारी ठीक चीजें हैं। हम लोगों को नहीं समझा पाते। माना केजरीवाल मैं जी ये कह रहा हूँ, माना केजरीवाल जी के सारे फैसले ठीक नहीं है, आप देखिए, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन क्या मोदी जी के सारे फैसले ठीक हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ 130-35 आप करोड़ वो नहीं बता रहे, आप बात को घुमा रहे। नहीं, मैं घुमा नहीं सीधे रहा सीधे हूं, मैं पूछ रहा सिर्फ ये कह हूं, रहा आप हूं। ये बताओ, देखिए- जैसे अभी आपने सीधे मुझे बताया कि केजरीवाल जी के सारे फैसले ठीक नहीं है, माना, क्या मोदी जी के सारे फैसले ठीक है? मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, लोगों को समझना होगा। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें समझनी होंगी, लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि मोदी जी के सारे फैसले ठीक हैं या गलत हैं? देखिए, मैं तो मानता हूं इस बात को कि मोदी जी के कोई भी फैसले गलत नहीं होते। केजरीवाल जी के फैसले बहुत सारे गलत ही होते हैं। अच्छा, ठीक नहीं होते ना? मतलब वो गलत होते हैं और वो ठीक होते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। सीट पे बैठ करके ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसको प्रमाण करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? देखिए- मोदी जी ने, आपने कहा कि क्या बोलते हैं, निजीकरण कर दिया तो उससे कोई नुकसान नहीं है। देखिए, नुकसान वाला कुछ नहीं है। आप जो चीज बात कर रहे हैं, प्राइवेट हाथों में जाएगा तो प्राइवेट मनमानी सर, होगी। प्राइवेट मनमानी क्यों होगी? उसके ऊपर भी एक कमेटी बनेगी। कोई ये थोड़ी है कि सरकार बेलगाम छोड़ देगी। सरकार निजीकरण कर जो मर्जी करे। सरकार निजीकरण कर क्यों रही है? अरे दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, उनको देश हित में लग रहा होगा ना कि देश हित में। कैसा देश हित आपको क्या लगता है? अरे सर, देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो चीज मैं आप कह रहे सुन रहा हूँ, हो, लेकिन- मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये कहा कि वो बेलगाम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। निजीकरण करने का फायदा क्या है? निजीकरण करने का उनको लगा होगा ना। आज से पहले कभी नहीं हुए, आते मोदी जी के राज में सारी चीजें बिकने लग गई। आज से पहले क्या था? क्या नहीं? आज से पहले देश में क्या नहीं था? क्या नहीं था? कुछ नहीं था। क्या नहीं था? देश को आज से पहले इन लोगों ने किया क्या? नहीं इतने था? बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़े कांड, क्या नहीं हुआ? बताइए तो अभी वे कौन सा काला धन हमारे देश से चला गया? कौन सा काला धन? काले धन के लिए तो इन्होंने 2000 के नोट की बंद करी थी ना। क्या? काला धन चला गया। मतलब उन्होंने जो नोटबंदी करी थी, ये कहा था कि काला धन हम समाप्त कर देंगे। हो गया क्या? देखिए, हो गया क्या? मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, एक हो बात, गया या नहीं हुआ? ऐसा नहीं, क्यों नहीं, बहुत सारा फर्क पड़ा है। अभी है नहीं, अब नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं अच्छा। होने को तो बहुत सारे लोग, अब देखा नहीं आपने, अभी इत्र वाले महाराज जी थे वहाँ। अब तो आरबीआई को भी फिर तो निजीकरण हाथों में डाल दो। किसको? आरबीआई को। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो सरकार को ठीक लगता है, सरकार वही काम करती है। अब जब किसी भी किसान को जी, ऋण चाहिए होता था तो सरकार से आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब जब किसी निजी हाथों में चला जाएगा, पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, मेरे जैसे आपके या जैसे हाथों में चला जाएगा, प्राइवेट आदमी के हाथ में, जरूरी है फिर वो आसानी से मिलेगा। फिर तो अपनी मर्जी का वो दे या ना दे। देखिए, दे या ना दे, वो बात आपकी ठीक है, मैं मान रहा हूँ उस बात को। जब ये मानते हो कि वो बंदा जरूरी नहीं है कि वो देगा, जरूरी नहीं है कि वो कितने परसेंटेज पे देगा, जरूरी नहीं है वो सरकार कितना ऋण माफ करे, क्योंकि सरकार तो कर देगी, लेकिन जरूरी नहीं वो पूंजीपति जो एक बंदा खरीद रहा है उसको वो माफ भी करेगा, जरूरी नहीं है। किसानों का मैटर दूसरा है, किसानों की बात मैं बैंक की बात कर रहा हूँ। जब बैंक से ऋण मिलता है तो जरूरी थोड़ी वो प्राइवेट आदमी माफ करेगा। उनकी गाइडलाइन सरकार तय करेगी, ऐसा नहीं होगा। किसान के लिए तो प्राइवेट हाथों में बैंक चला जाएगा तो कहां से वो हो जाएगा? दिनेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ और बड़े विश्वास के साथ बता रहा हूँ, किसान हित में तो मोदी और मोदी सरकार हमेशा से रही है। कहाँ रही है? अब तीन कानून की बात करता हूँ आपसे, किसानों की बात करता हूँ। जिस टाइम ये कानून लेकर के किसानों ने विरोध किया,
आपकी सरकार ने, मोदी जी ने कहा ये किसान नहीं है, असल में ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, इन लोगों को ये किसान एक्चुअल में है ही नहीं। कहा था नहीं कहा था? देखिए मीडिया ने सब कुछ कहा था या नहीं कहा था? सुनिए, मीडिया ने सब कहा था या नहीं कहा था? ये भी तो मीडिया ने दिखाया था ना, जब खालिस्तान के ये कहा था या नहीं कहा था? नहीं, मेरी बात सुनो ना, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, कहा था नहीं कहा था? मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। सुनिए, मीडिया खुद दिखा रही थी ना, मीडिया नहीं तो दिखाए थे ना, जो लोग नारे लगा रहे थे, खालिस्तानी लगा रहे थे या जो भी था, वो तो मीडिया नहीं दिखाया। ऐसे मीडिया का विरोध भी हुआ था, गोदी मीडिया कह के विरोध किया गया था। कैसे गोदी मीडिया कह के विरोध किया गया था, भगाया गया था वहां से कि मीडिया को गलत है ना, वो गलत है ना, जो बिकेगी वो तो गलत है, जो बिकेगा तो गलत है। सुनिए, आज दिनेश जी अगर आज सच अगर दिखाते तो शायद उनको भगाते ना। आज दिनेश जी अगर मेरे साथ बैठे हैं सच दिखाने के, आज अगर दिनेश जी मेरे पास बैठे हैं सच दिखाने तो मैं सच की बात बता रहा हूँ ना, तो सच की बात, सच की बात ये पूछ, मैं बोल रहा हूँ, सच की बात मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मोदी जी ने किसानों को किसान माना था या उनको कोई और कुछ और मान लिया था? नहीं, किसान माना था, किसान माना था, और मोदी जी ने तो माफी मांगी बकायदा, मोदी जी ने माफी मांगी। 750 लोगों की जान जाने के बाद सर्दी और गर्मी 750 लोग सर्दी, मैं बताऊंगा अभी जिस टाइम जब किसान लोग वहां बैठे थे, अगर वो वास्तविक आप ये कहते हो कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा और उनको किसान माना, जब वो किसी भी आंदोलन पे किसान भाई बैठ रहा है, उनके लिए कोई भोजन की व्यवस्था आप लोगों ने कराई हो, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था आप लोगों ने कराई हो, उनके लिए ठंड के अंदर बचाव के लिए कोई सुविधा आप लोगों ने कराई हो, उनके लिए बारिश में बचने के लिए सुविधा आप लोगों ने कराई हो, क्या सुविधा आप लोगों ने किसान के लिए कराई? किसने कहा कि नहीं कराई? मैं पूछ रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट, आप मुख्यमंत्री हरियाणा की स्टेटमेंट निकालिए, हमने टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, सब पे पूरा सिस्टम बना के दिया। तो फिर इन लोगों को 1.5 साल तक क्यों मजबूर करके बिठाया गया? देखिए, समझाने की बहुत कोशिश हुई। क्या समझाने की? सरकार ये कि तो ये जो तीनों कानून है ये आपके फायदे के लिए है, लेकिन ये लोग, इन लोगों के लिए फिर भी मोदी जी को झुकना पड़ गया इनके सामने। झुकना नहीं बोलते हैं इसको, माफी मांगे बकायदा पूरे देश के सामने। सर, झुकना मतलब क्या होता है? देखिए, मतलब माफी मांगना। देखिए, दिनेश जी ने एक चीज का हट कर लिया। दिनेश जी ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये चीज ठीक है, और हम ये कह रहे हैं ठीक नहीं है। उस हट के आगे ठीक है, चुनाव जैसे चुनाव नजदीक में आए तुरंत वापस मैटर नहीं होता। देखिए, घर का जो मुखिया होता है, चुनाव नजदीक में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो घर का मुखिया होता है ना, अगर बच्चे को हट करके बैठ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। किसानों को, देश के किसानों को बच्चा बता रहे हो? बच्चा नहीं बता रहे हैं, मैं बच्चा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोदी जी तो मुखिया है ना देश के, वो बच्चे हैं देश के। मैं ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मोदी जी, इन लोगों की क्या मांग थी? यही थी ना कि तीनों काले कानून है जी, इनको वापस लो आप। हाँ, ये तीनों, इन्होंने तो काले कानून का नाम काले कानून लिया था ना, तो ठीक है तीनों। ये कानून काले थे या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं था। मोदी जैसा बंदा झुक नहीं सकता। नहीं, झुकना, फिर वही बात, सवाल झुकने का नहीं होता है। माफी नहीं मांग सकता देश के सामने, अपनी गलती नहीं मान सकता कि हाँ हम इस चीज के ऊपर गलत है और हम वापस लेते हैं। किसान अन्नदाता है, मैं खुद किसान पुत्र हूँ, ठीक है। तो आप किसानों के साथ है, मोदी के साथ है? देखिए, मैं तो, आप किसानों के साथ है, मोदी के साथ? सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं देश हित में था। तो किसानों के किसान जो विरोध करे थे वो देश हित में करे थे, देश विरोध में थे? दिनेश जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है, वही तो समझाने की 1.5 साल तक जब भारत का किसान एक जगह पे बैठ गया, 1.5 साल तक किसानों ने अपने आंदोलन जारी रख दिए, किसानों ने सर्दी गर्मी बारिश धूप तेज सब झेल ली, और फिर आप कह रहे हो ऐसा नहीं है? दिनेश जी, मैं आपको बताता हूँ कैसा है कि मैं गाँव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं लगातार गाँव जाता रहा हूँ। मेरा गाँव रोहतक से आगे पड़ता है, 18 किलोमीटर आगे मेरा गाँव पटवापुर, PATWAPUR, ठीक है। मैं यहाँ से ओचंदी बॉर्डर से निकलता था, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी इधर से उधर से। तो किसानों को गाली देते थे, कहते थे बहुत बढ़िया। मैं तो दे ही नहीं सकता ना किसान। क्या कहते थे, बढ़िया बैठे हैं या गलत बैठे? सवाल बढ़िया का नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बहुत बार गया भी था कि भाई आप लोग गलत बैठे, उड़ जाओ। में भी घूम के लोगों को समझाया कि भाई देखो, हाथ जुड़वाता हूँ, आप क्यों नुकसान कर रहे हो, इससे सब लोग परेशान हो रहे हैं। वो जो बैठे थे वो जायज थे या नाजायज थे? देखिए, उनके हिसाब से आपके हिसाब से है ना, उनके हिसाब से जायज थे, और उनकी जायज आपके हिसाब से, देखिए उनकी जायज मांग यही थी ना कि तीनों कानून आप उनके ऊपर मैं आपके हिसाब से वो लोग जायज थे या नाजायज थे? देखिए, तीनों कानून किसान हित में थे, ये पूरी तरह से किसान राजनीतिक तरीके से गोलमोल हो रही है बात। मैं पूछ रहा हूँ, ये किसान जो बैठे थे वो जायज बैठे थे या नाजायज बैठे थे? देखिए, मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूँ, एक शब्द में बात खत्म हो जाएगी, वो जायज थे या नाजायज? बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, साउथ का किसान क्यों नहीं था रोड पे? साउथ का किसान क्यों नहीं आया? कहाँ के थे किसान? हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान,
मैं कहता हूं जो भी किसान थे, मेरी बात समझ रहे हो ना, जो भी किसान थे वो जायज बैठे थे, नाजायज थे, उनकी मांग जायज थी या नाजायज थी कि ये हटा दो कानून, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे विरोध में, हमारे पक्ष में नहीं है। सर मैं आपको क्या बोलूं, हमारी पार्टी के मुखिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कह दी कि भाई हम लोग बहुत कुछ किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हुए, असफल रहे और मैं इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, तो फिर बात माफी मांगने का मतलब क्या है? हाँ। माफी मांगने का मतलब क्या है? माफी मांगने का मतलब सिर्फ यही है कि समझा नहीं पाए, हो सकता है कि हमारी बात उनकी समझ में नहीं है। मैं आपकी बात को जायज कहता हूं, किसान आपकी बात नहीं समझे और आप किसान की नहीं समझे, जी, माना वो जो मांगे थी किसान को कि भाई हमारे को ये कानून वापस कर लो, हमें नहीं चाहिए, सुनो मेरी बात, वो वाकई वो जायज कह रहे थे या नाजायज कह रहे थे, वो गलत थे या सही कह रहे थे? देखिए उनके हिसाब से वो ठीक कह रहे थे और वही सरकार ने माना। आपके हिसाब से क्या था? अब हम एक काम तो कर सकते हैं कि भाई चलिए अब हम एक काम कर सकते हैं ना कि भाई अब तो कानून भी वापस हो गए, नहीं हुए सब लोग क्यों? मैं तो ये पूछ रहा हूँ वो सही बैठे थे गलत, मतलब उनकी मांग जायज थी या नाजायज थी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से। वो बिल्कुल ठीक बैठे थे अपने हिसाब से, आपके हिसाब ने जो किया, आपके सरकार ने जो किया वो किया। आप अभी प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, उम्मीदवारी कर रहे हैं नेताजी बनने के लिए, तो इस चीज के लिए मैं आपसे पूछूं कि नेताजी क्या समझते हैं कि उन लोगों की जो मांग थी वो जायज है? नेताजी का क्या सवाल नेताजी का नहीं है, मैं आपको फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ। कहाँ बता रहे? मैं तो बार बार ये पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से वो जायज थे या नाजायज थे? सुनिए, अब मोदी जी ने माफी मांगी, गलती मानी कि ठीक है जी, हो सकता है कि भाई हम लोग जाने में नाकामयाब रहे। जब देश का प्रधानमंत्री गलती कर सकता है, देश का प्रधानमंत्री गलती पे माफी मांग सकता है, तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य कोई नहीं है कि अगर ऐसे कानून जिसे वाकई हमारे भारत का किसान पसंद नहीं कर रहा, तो ऐसे कानून लाने की क्या जरूरत थी? और ला भी दिया यार। मैं बोलने दो, मैं जो बोल रहा हूँ उनकी सुनूंगा मैं। और अगर इसके विषय पर जब नेताजी अपने विचार जो देंगे हम वो सुनेंगे। नेताजी आपके हिसाब से मैं फिर पूछ रहा हूं, वो जो किसानों की मांग थी कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, वो जायज बोल रहे थे या नाजायज बोल रहे थे? मैं दिनेश जी आपको 10 बार आपने ये सवाल पूछ लिया, मैंने 10 बार आपको एक बात बता दी। उनके हिसाब से वो ठीक थे, हमारे हिसाब से हम ठीक थे। आपके हिसाब से अब नहीं, अब लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो हमने कह दिया ठीक है भाई, तीनों काले कानून आपके वापस हो जाएंगे और क्या। चलिए, अगर कानूनों की बात हम करें तो कानूनों के हिसाब से अगर 1.5 साल के बाद भी चले कुछ, हाँ बिल्कुल, इसके बाद अब आगे चलने वाले हम 1.5 साल के बाद अगर ये महसूस हो जाता है कि वो कानून जो है किसान अन्नदाता हमारा पसंद नहीं कर रहा और 1.5 साल के बाद माफी मांग ली जाती है, चलो वो ठीक है, 1.5 साल तक जो भी किसानों का मसला चला आपस में चला। अब बात करते हैं महंगाई के मुद्दे पे। नेताजी इनमें से किसी को नहीं बनना, नेताजी आपने बनना है। महंगाई बताएं, महंगाई इतनी जो आसमान को छू गई, वो ऐसा क्यों? ऐसा है, देखिए मैंने आपको पहले बताया, देश का बहुत सारा सिस्टम, पेट्रोल, जिस दिन आप मेरे को एक बार कैमरा इधर कर दो इधर, जिस दिन आप मुझे ये कहोगे मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ नेताजी बनने के लिए, मेरी बात सुनो दोस्त, मैं लूंगा, लेकिन एक बार में अकेला दिनेश इस समय सबकी नहीं कर सकता, मजबूरी को समझो, आपकी लूंगा, ये भाई कहेगा मेरी भी नहीं, यहाँ पे जो जनता है उनसे भी तो मैं कर लूंगा, लेकिन इस समय मैं इनके पास आया हूँ, पर इनसे बात कर लूँ। आप मुझे बताओ, संसद भवन तो किसान थे सब, मैं क्या कह रहा हूँ, इस समय मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मुझे इनसे बात करने काम है, निष्पक्ष रूप से निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, मैं पक्ष नहीं कर रहा किसी का भी, मैं पक्ष नहीं कर रहा किसी का भी। कर रहे हो, किसका पक्ष कर रहा हूँ बताओ? देख लो, किसका पक्ष कर रहा हूँ? मुझे तो लगता है कांग्रेस किसका पक्ष कर रहा हूँ? किसका पक्ष कर रहा हूँ? कितने पैसे दिए आपने मेरे को? नहीं, पैसे की बात नहीं है ना, आप किसका पक्ष कर रहा हूँ? मैं किसका पक्ष कर रहा हूँ? मेरी बात, क्या नाम है आपका? समझदार हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश चौबे। मुकेश जी, आपने कितने पैसे दिए मुझे? पैसे नहीं दिए हैं, तो फिर मेरे से पैसे लेते हो क्या? ये बताओ। तो फिर मैं वही बोलूं, आपने नहीं दिए ना, आप पैसे लेते हो, तो आप फिर आपने मेरे को क्यों बोला पक्ष कर रहे हो? मैं तब से सुन रहा हूँ आपको, आप जनता की भी सुन लो यहाँ पे। अभी मैं हजारों लोग खड़े हैं, नेताजी मैंने कोई पक्ष किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए इनकी नेताजी, मेरी बात समझो, मैं जो बात करूंगा मुद्दे पे बात करूंगा और करता रहूंगा, लेकिन पक्ष नहीं करूंगा। दिनेश जी देखिए क्या है, ये सब नौजवान हैं, आपके सामने बैठे हैं, आप कैमरा दिखवा सकते हो सबको, ठीक है, और नौजवान भी तो कुछ चाहता है ना। मैं नौजवान मैं बिल्कुल, लेकिन अकेला दिनेश एक बार में तो नहीं कर पाएगा। एक बात बताइए, आपने 10 बार मेरे से ये सवाल किया
किसान ठीक थे, गलत थे? क्या 26 जनवरी को जो हुआ ठीक था? गलत था, बिल्कुल अगर हमारे तो क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल गलत था, मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूँ। अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछता है कि क्या, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ मलिक जी, क्या बोलेंगे? अगर पर्सनली तौर पे कोई दिनेश से पूछेगा कि हमारे हिंदुस्तान के झंडे के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सही था या गलत था, मैं बिल्कुल उसका विरोध करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कोई चीज पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे किसान सही थे, मैं नहीं कह रहा ना, मैं ये कह रहा कि मेरे, अब तो ये मुद्दा खत्म हो गया ना मैं ये कह रहा कि वो किसान गलत अब है। ये मुद्दा तो खत्म हो गया ना, मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि अब आगे चले, माफी मांगे, आगे चले, महंगाई की बात करेंगे, अब आगे चले। मैं तो आगे चल रहा हूं, मैं पीछे भी आगे चल पड़ो, महंगाई पे भी हो गई, नहीं हुई महंगाई। अब जरा जो दिल्ली और दिल्ली के हालात है इन पर भी कोई चर्चा, महंगाई पे भी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन महंगाई पे नेताजी चर्चा भी नहीं करना चाह रहे। आगे की बात मैं चर्चा नहीं, मैं चर्चा से भाग भी नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है। महंगाई बता, महंगाई क्यों बढ़ी? लेकिन मैं सिर्फ अर्जेंट कॉल है, सुन लो, अब अर्जेंट कॉल है तो बिल्कुल हम बात करने का समय दो। इसमें दोस्त कभी भी, जैसे हम पर्सनली इंटरव्यू कर रहे हैं, और हम इसमें ना, मैं कभी किसानों को ये नहीं कह रहा कि वो किसान नहीं थे, पहले पूरी बात मेरी सुनना, ना मैं ये कह रहा कि वो किसान थे, लेकिन मैं पूछता जब तक रहूंगा जब तक जनता सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी। पहले सुन लो, दूसरी चीज, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। ये चीज जानने के लिए मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा, तब आप मुझे मिलना। ये तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपके यहाँ पर फिलहाल में निगम पार्षद कौन है क्षेत्र का? हमारे यहाँ गायत्री हेमराज गर्ग हैं। अभी आप तैयारी कर रहे हैं बीजेपी से ही, ऐसे कौन से काम है जो उन्होंने क्षेत्र में नहीं करवाए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। देखिए, दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, कार्यकर्ता है ना, लेकिन हाँ, उम्मीदवारी तो कोई भी कर सकता है, वो तो पार्टी का काम है तय करना कि भाई कौन यहाँ के लिए ठीक रहेगा। देखिए, आंकड़े, बहुत सारी चीजें जमीन से जुड़ी हुई होती हैं जो पार्टी ध्यान से देखती है ना। और मैं यहाँ पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ, जब से मैं दिल्ली में हूँ, और सब लोगों को मेरे बारे में जानकारी है। तो अब की बार मेरा मन है कि मैं चुनाव लड़ूं, ऐसा मैंने बड़ा अच्छा है नाता जी। मैं भी चाहूंगा कि कोई ना कोई ऐसा बंदा समाज के अंदर आए जो समाज के हित में और समाज के पक्ष में और समाज के विकास के लिए काम करे। हो सकता है उनमें से एक आप भी हों, मना नहीं करूंगा मैं, और हो सकता है कोई आम आदमी पार्टी का हो सकता है कांग्रेस का, हो सकता है कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए। वो आने वाला वक्त और चुनाव बताएंगे। किन मुद्दों के ऊपर, मतलब ऐसे कौन से क्षेत्रीय मुद्दे आपको लगते हैं कि हमें यहाँ पे सुधार करना चाहिए जो सुधार नहीं हुआ अभी तक? देखिए, गायत्री ने, ऐसा नहीं है, उन्होंने बड़े अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे जो नहीं हो पाई नहीं, उन पर क्या चर्चा करें। देखिए, चर्चा तो निगम के चुनाव की है, तो उस पर भी चर्चा होनी बनती है। आपके क्षेत्र की बात, उन्होंने क्या किया मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्या करूंगा मैं बता सकता हूँ। अपनी बता। मेरा मन ये है कि आप वही तो करोगे जो नहीं हुआ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मन ये है कि मैं अगर यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ और चुनाव जीतता हूँ, ऐसा तो मेरे को खैर भरोसा है, पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं इस वार्ड को, हमारे पूरे दिल्ली के 272 वार्डों में सबसे सुंदर वार्ड बनाने की कोशिश करूंगा। गजब की बात है, मैं जिस वार्ड में जाता हूँ वहां का उम्मीदवार मुझे ये कहता है कि दिल्ली के 272 में से अपने वार्ड को गजब बना देंगे। ऐसा क्या करेंगे अपने वार्ड में? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता, मैंने तो आपका कोई देखा अभी। मैं बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा, अपने वार्ड में ऐसा क्या खास करने वाले जो वाकई 272 में से एक यूनिक लगेगा? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पेरिस बन जाएगा? नहीं, पेरिस भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, जब वो भी उनका भी तो काम करने वाले लोग हैं ना जिन्होंने काम किया है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारा पिछले लगभग ये मान लो 2 टर्म लगातार मेरा यहाँ से बीजेपी का एमएलए था। ठीक है। बीजेपी के एमएलए के रहते हम लोगों ने इतने काम किए थे, ये सब बुधवार वासियों को पता है। इस विधानसभा के अंदर कुलवंत राणा एमएलए था। एमएलए रहते 2 टर्म में हमने लगातार यहाँ रोड्स का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे उसके बाद अपना भगवान भला करे स्ट्रीट लाइट्स का काम हो, मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं जो अछूता रहा हो, और दब के काम किए और दब के लोगों का प्यार भी मिला और आशीर्वाद भी मिला, सब कुछ मिला। अभी ऐसे कौन सी चीजें जो मैं पूछा था ना कि जो काम आपको लगता है कि यहाँ नहीं हो पाए, उनके ऊपर आप काम करेंगे, वो कौन सी चीजें? देखिए, वो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, पार्षद
के अंडर में तो मेन तो साफ सफाई है, नालियों की सफाई। साफ सफाई है या नहीं है? नहीं है तो, लेकिन जितनी लोगों को उपेक्षाएं थी शायद उतनी नहीं है, है ना। तो और जितनी उनकी कैपेसिटी उन्होंने किया, ठीक है ना। और मेरे मन की ये इच्छा है कि मैं उनसे और ज्यादा बढ़ के काम करूं अगर मुझे मौका मिले तो, है ना। एक तो साफ सफाई के ऊपर होगा तो दिखेगा। एक तो साफ सफाई के ऊपर आप विशेष जो है ध्यान देने वाले। मेन तो यही चीज आता है ना पार्षद के पास, बाकी काम तो ये सारा एमएलए का होता है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पर शौचालय कितने हैं? पब्लिक शौचालय, टॉयलेट पब्लिक? देखिए, पब्लिक शौचालय बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन है कितने हैं? नहीं कोई भी नहीं है अभी नहीं है। नहीं है। होने चाहिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मार्केट बड़ी आपकी फेमस है, बुध विहार की मार्केट बड़ी फेमस है यहाँ पर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनऑथराइज कॉलोनी है, प्राइवेट कटी हुई है। तो जाहिर सी बात है दिनेश जी, अगर मेरे बगल में मैं कहूंगा भाई जगह ले लो और यह शौचालय बना लो, तो मैं नहीं चाहूंगा ना, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उनको दूर किया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है, जैसे ये नाली, ये 30 फुट का रोड आ रहा है, इसके हम नुक्कड़ पे जाएं बिल्कुल नाले के पास में, वहां पर शौचालय बन सकते हैं, मेरे दिमाग में जो है। मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जैसे मैं बुध विहार में कई बार सर्वे करता हूँ, तो मुझे यहाँ पब्लिक टॉयलेट नजर नहीं आता। और कई बार ऐसा मुझे भी लगता है कि जब ये मेन मार्केट है, बाजार है, तो महिलाओं को, पुरुषों को जरूरत होती होगी इस चीजों की, तो इसके ऊपर पार्षद महोदय को ध्यान देना चाहिए था। हाँ। देखिए, पार्षद का ही खाली काम नहीं है, एमएलए का भी तो काम है, उसकी भी तो जिम्मेवारी है कि नहीं है इस चीज में, टॉयलेट बनाने में? क्यों, कैसी बात कर रहे हो? वो तो अगर पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा है तो उसको तो हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है ना। मेरा मानना ये है कि ऐसे हम सीधी, ये लाइन सीधी जाए, आगे नाला आ गया, वहां पर टॉयलेट बन सकते हैं, 2-3 एक मतलब हम उम्मीद करें कि अगर आप 100% मतलब महिलाओं के लिए अलग या पुरुषों एक ही? नहीं, महिला पुरुष अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। और आप तो भाई दिल्ली घूमते हो, आपको तो पता है आजकल तो रेडीमेड का भी जमाना बहुत आ गया। वो दूसरा, वो तो बिल्कुल सस्ता और जुगाड़ बढ़िया, और वो भी हो सकता है। देखिए, होने को तो बहुत सारी मांग है यहाँ की। हाँ, मांग तो है, ये तो प्रमुख मांग है। देखिए, वो हम भी समझ सकते हैं, कोई भी बंदा अगर मान लो किसी और गाँव से है यहाँ परचेजिंग के लिए, कहीं भी है वो, अगर उसको जाना हो कहीं, तो कितनी ज्यादा किल्लत है, कितनी दिक्कत है। बाजार है, मेन मार्केट है, ये बड़ी अच्छी चलती है, दिल्ली की जानी मानी मार्केट। बल्कि बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारी बिल्डिंग है, हम लोग कई बार कोई अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम ऊपर भी भेज देते हैं उनको। फिर तो इस समस्या से मतलब वाकिफ है ऑलरेडी। मैं सब जानता हूँ। बुध विहार मेरे सामने डेवलप हुआ, जितना काम यहाँ DSI-DC ने किया, फ्लड डिपार्टमेंट ने किया, जितना भी काम किया, मेरा उसमें बहुत बड़ी भागीदारी रही है। अभी सफाई की अगर बात करें तो यहाँ पे साफ सफाई कैसी है? ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, वो अपने प्रयास से ठीक कर रहे हैं। अच्छा, एक तो सफाई के ऊपर आपने कहा उनसे हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, दूसरा शौचालय के आपने बताया कि शौचालय हम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं महिलाओं को और पुरुषों को सुविधा मिलने वाली है आने वाले 2022 के इलेक्शन में। अगर राजेश मलिक जी यहाँ पर जो है उम्मीदवार हैं और जीत जाते हैं, तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो शौचालय में बड़ी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत का समाधान होने वाला है। और अगर इलेक्शन जब तक नहीं आते तब तक भी ये बिल्डिंग जो है इस्तेमाल में इस समय सेवा के लिए करी जा रही है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कभी मना भी नहीं करता। मुझे वाकई ये चीज अच्छी लगी आपकी, क्योंकि इस तरह की चीज मना भी नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी में ही बंदा कहीं ना कहीं आता है, और अगर आप करें तो वाकई सेवा का काम। बहुत सारे लोग आते हैं दिनेश जी, कईयों को शुगर होती है, दिक्कत होती है, बहुत परेशानी हो जाती है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, है ना। ये घर बैठे नहीं होता है। मैं तो बहुत टाइम से देख रहा हूँ बुध विहार के हालात कैसे, क्या है क्या नहीं है, और बाबा सब ठीक रखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, मैं भी उम्मीद करूंगा कि सब कुछ अच्छा हो। और ऐसे क्या काम है जो आपको लगता है कि मेरे को करने चाहिए अपने क्षेत्र में? देखिए, मेरा मानना तो यही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मान लो यह एमएलए है हमारा, एमएलए हमारा नहीं भी है, ठीक है, तो भी हम उसके पीछे लग के कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि मैं, हाँ, है ना, और भगवान ने चाहे तो अगली बार सरकार होगी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर और ज्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। अगर ये जो अभी मेलजोल है ना, हाँ जी, ये जो केंद्र का, हाँ जी, दिल्ली का, ये जो बातें बिगड़ती हैं, देखते हो कहीं ना कहीं फाइल अटक गई LG के पास, देखते हो, ठीक है। कभी यहाँ पर कह देते हैं दिल्ली के अंदर केजरीवाल है तो वो काम नहीं करा, केजरीवाल जी कह देंगे वहां पे फाइल अटक गई। मतलब ये झंझट खत्म होना चाहिए। चाहे एक बार में आ जाए तो या तो आ जाए बीजेपी, और आ जाए तो या तो आ जाए दिल्ली सरकार, कोई भी, केजरीवाल जी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, अपने को इससे कोई मतलब नहीं, एक आ जाए कोई भी। ये जो गेम है ना जिससे जनता परेशान हो रही है, ये खत्म होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखते नहीं हो क्या, सुबह उठ के, अब तो थोड़ा सा अकल आ गया केजरीवाल जी को, नहीं तो सुबह उठते 4 गालियां दे देते थे मोदी जी को। कहीं भी कोई काम अटक के खड़ा हो जाए मोदी जी, कुछ भी हो जाए LG, यही तो 2-3 चीजें होती थी, है ना। कोविड के टाइम में नहीं देखा आपने कितनी फटकार पड़ी इनको सुप्रीम कोर्ट से भी, पता है ना आपको, हाहाकार मचा दिया। मेरे को ना अक्सर मैंने कई जगह इस तरह के प्रतिनिधियों के, मैं उम्मीदवारों के इंटरव्यू करता हूँ, कहते हैं 13,000 करोड़ रुपए लेने हैं हम लोगों ने,
एमसीडी बताती है कि हम लोगों ने 13,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। लेकिन बड़े दुख के साथ ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ मलिक जी, जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ मुझे वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं दिखा पाता, आपके पास है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैं इस बारे में ज्यादा जानता हूँ कि भाई किसने किससे क्या लेना। हाँ, सुनना, जैसे आप कह रहे हैं, सुनते हो ना, अखबार भी पढ़ता हूँ मैं, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं एक दूसरे पे, मैंने नहीं लिया, मैंने सर नहीं लिया। मैंने ना, मैं आपको मेरे पर्सनली साथ बता रहा ये हूँ ये हो गया, चीज। मेरे साथ वो मैं जब भी बीजेपी के पास जाऊंगा वो कहेंगे उन्होंने हमें क्या, पैसे देखिए नहीं मैं दिए। आपको एक चीज बता दूं दिनेश जी, ईश्वर आपको, अगर मैं यहाँ बैठा हूं ना, मैं कुछ नहीं हूं, तब भी मुझे सेवा करने का मौका देता है वो। बिल्कुल बिल्कुल देता है ना। और अगर आप नुमाइंदे हैं, आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप अगर किसी गरीब की पेंशन बनवा देंगे, पता कितनी दुआएं मिलती हैं। ये तो काम उनका है जो सीट पे बैठे हैं, वो नहीं करते, वो नहीं मान करते। रहे हो ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुलवंत राणा एमएलए थे यहाँ से, बिल्कुल थे। हजारों की संख्या में मेरे यहाँ टेबल से, मैं आप लाइव है ना, लाइव, कोई भी आदमी ये बता दे कि कोई भी आदमी निराश होके गया हो। इसमें कमेंट बॉक्स का भी नीचे ऑप्शन दिया गया है। वाकई राजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर किसी को भी इस बात से संतुष्टि है तो भी कमेंट में डालना, और संतुष्टि नहीं है तो भी कमेंट में अपनी राय देना, ताकि हम दोबारा आ सकें। मेरे यहाँ दिनेश जी पेड 4-4, 5-5 लड़के रहते थे। पेंशन का काम, राशन कार्ड का काम, आधार कार्ड का काम, और जितने भी काम होते थे हम लोग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली काम होते थे सब लोग। दिल्ली सरकार भी यही करवा रही है। ठीक है, क्या करवा रही है? ये मेरे बाबा बैठे हैं, पूछ लो, 2 साल हो गए फार्म भरे हुए, आज तक तो पेंशन ही नहीं आई। बड़े गजब की बात है। क्या नाम ये है बैठे हैं बाबा? ना, योगेश गोयल जी, योगेश गोयल। कहाँ रहते हो? पर्ची ले लो आप। बुधवार में जी। अभी तक पेंशन नहीं आई। बड़े गजब की बात है। दिल्ली सरकार को विशेष जो है इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी परेशान, बहुत सारे लोग कैंप लगवाते हैं, काम 90% मैं इस चीज की एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ये पहली समस्या आपकी नहीं सुन रहा मैं, 90% नहीं होता। 3-4 लोगों ने और भी पहले कहा कि, और मैं इसके ऊपर एक विशेष बुलेटिन तैयार करूंगा कि दिल्ली सरकार पेंशन के ऊपर रोक के क्यों बैठी है। मैं बिल्कुल करूंगा बात। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मेरे यहाँ 50, 40, 30 जितने भी फॉर्म भरे जाते थे, मैं खुद साथ जाता था, मेरा बंदा यहाँ से जाता था, जाके जमा करवा के आता था, स्लिप ला के उनके हाथ में देते थे, और 101% पेंशन बनती थी उन लोगों की, हजारों की संख्या में, मैं बता सकता हूँ। अच्छा, और कौन से काम है? जैसे अभी आपने शौचालय के ऊपर बताया, मेरे को वाकई अच्छा लगा। सफाई के ऊपर बताया कि आपने, हम उनसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, अच्छा लगा। और ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है इस एरिया के लिए आपको करने चाहिए? देखिए, एक तो क्योंकि आप पुराने बैठे तो आपको वाकिफ हो। दिनेश जी, बहुत बड़ी समस्या है मेरे यहाँ ट्रैफिक की, जाम की। मैंने गाड़ी लगाई थी तभी जाम होने शुरू, तभी तो मैंने आपसे बगैर कहीं अंदर लगवा दी ना, है ना। मेरे दुकानदार भाई हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ, ठीक है, मार्केट का चेयरमैन भी हूँ मैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करता हूँ, बोलता हूँ कि अपनी दुकान के बाहर जो भी थड़े लगते हैं, जो मैंने अप्लाई, उन थड़ों को मैं ले लेता हूँ, ले लेता हूँ। उन लोगों को जो भी बाहर थड़े लगाते हैं, हाँ। होता क्या है, कुछ मान लो बेचने वाला गोलगप्पे बेचने वाला है, वो यहाँ खड़ा हो गया, गोलगप्पे खाने के लिए तो लोग आएंगे ना, उसके बाद कोई ना कोई स्कूटी मोटरसाइकिल पे भी आएगा, इधर भी लग गया, उधर भी लग गया। 30 फुट का ये टोटल रोड है, ठीक है, 15 फुट वैसे ही, 3 फुट तो लोगों ने थड़े परमानेंट बना रखे हैं। 6 ये कम हो गया और 6 वो चला गया, 12, कितनी जगह बची? 2 गाड़ियां भी क्रॉस नहीं हो सकती। अच्छा, होता क्या है, निगम की अगर कोई गाड़ी आ गई तब इन लोगों को ये दिक्कत होती है कि निगम की गाड़ी उठा के क्यों ले गई, मानते हो ना, और पैसे भी खाते हैं तब भी ऐसी तैसी हो जाती है, होती है ना। लेकिन ये जब तक, ये खुद से सोचने का विषय है। आज जो बीमारी बढ़ रही है, दोबारा तिबारा से स्टार्ट हो गई है, उसका कारण पता क्या है? लोगों की लापरवाही। लेकिन मैंने आपकी एक चीज अच्छी लगी कि आपने मास्क प्रॉपर लगाई। जितने नेता और मंत्री ने बड़े बड़े, ये लोग नहीं लगाते, लेकिन मुझे वाकई इस चीज में कहने में फख्र है कि नेताजी आपने प्रॉपर तरीके से मास्क लगाया, बड़ा अच्छा लगा। मैं सबसे ये निवेदन करता हूं और कहता हूं कि देखो, कई लोगों को ना दिक्कत लगता है उनको, लेकिन अगर आदत डालोगे, आप विश्वास करना, अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक महिला आई घर लेने के लिए, उसका 3 साल का बच्चा, उनकी बूढ़ी दादी, आपको विश्वास नहीं होगा, 3 साल के बच्चे ने मास्क लगा रखा था, उतारा नहीं। गजब की बात है, गजब। और मैंने उसकी मम्मी को कहा, मैंने कहा ये 3 साल का बच्चा है, मास्क लगाए हुए। कहते भैया अगर ये मास्क हटा दूं ना तो अगर बाहर निकलेगा तो हाथ लगा देगा मुंह पे। अच्छा, ये देखिए मलिक जी, अक्सर मैं जब भी इंटरव्यू करता हूं तो मेरा पहला सवाल, अगर मास्क नहीं लगाया तो इंटरव्यू में पहला सवाल मेरा मास्क को लेकर छिड़ जाता है। अब तो लोग ये कहने लगे कि मास्क के पीछे पड़ा हुआ दिनेश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मास्क के पीछे दिनेश नहीं पड़ा हुआ।
कोरोना पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, कोरोना पीछे पड़ा हुआ है और ये चीज लोगों को समझनी होगी। और हमारे देश की ये विडंबना है, बगैर डर के कोई मानता नहीं मानता, जब भी तो 2000 रुपए का चलान है ना, 2000 रुपए, उसके बावजूद भी लापरवाही है ना। तो देखिए मास्क में तो कोरोना खत्म होने के बाद, जब अभी पीछे लास्ट टाइम 10 दिन 15 दिन पहले दिल्ली में 15 20 30 केस आ रहे थे, मैं तब भी लोगों को ये बात बोलता था कि अगर मास्क लगा के निकलोगे बाहर तो पोल्यूशन से बचोगे, मिट्टी गंदी हवा से बचोगे, कुछ भी होगा। आप जैन साहब है ना, जय जैनेन्द्रा, मैं बोलता हूं सबको कि जैन समाज ने भी ये बात, आपके यहाँ पट्टी लगाते हैं ना, लगाते कि वही नहीं? लगवा दी सबको। कमाल कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा काम है और ये बहुत सही काम है। इससे तो खुद से भी बचाव होगा, बहुत सारी बीमारियों से बचाव होगा। मैं आपको दर्शकों एक चीज और बता दूं कि आप लोग जो मुझे ये चीज बताते हो कि दिनेश मास्क के पीछे पड़ा है, असल में मैं मास्क के नहीं पीछा, असल में कोरोना कहीं ना कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए, इसलिए मेरा काम है सिर्फ एक बार जागरूक करने का। आप लगाओ या मत लगाओ, लेकिन नहीं लगाओगे तो दिखाऊंगा जरूर, और लगाओगे तो भी जरूर दिखाऊंगा। नहीं ठीक बात। एक बार क्षेत्रवासियों को आने वाले नव वर्ष पे क्या कैसे मैसेज और क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, पिछले 2 साल से लगभग लोग झेल रहे हैं इस बीमारी को, ये बहुत बुरी बीमारी है। बिल्कुल दिनेश जी, मैंने झेला है। मुझे अप्रैल के महीने में कोविड हुआ, मेरी वाइफ दोनों पॉजिटिव हो गए और मेरी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। तो मैं तो यही कहता हूं कि सबसे ज़रूरी है नए वर्ष में कि आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जो भी कोविड से बचने के नियम है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर, हाथ धोना, डिस्टेंसिंग, ये सब फॉलो करें। बिल्कुल। तो सच में हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। आपने देखा एक बात, इतनी बड़ी बीमारी को हिंदुस्तान ने हरा दिया, इतनी बड़ी बीमारी से झेल गया, वैक्सीन की पैदावार भारत में हो गई, तो ये ओमिक्रॉन क्या चीज है? कुछ भी नहीं, ये सच है। और ये ताकत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी हुई है। मैं ये कहता हूँ 5 के 7 साल लग गए थे चेचक का टीका बनने में, और 8 महीने में इन्होंने आविष्कार करवा दिया और वैक्सीन की 2-2 डोज आ गई। इसके लिए क्लैपिंग कर दो आप प्रधानमंत्री। बिल्कुल कर दो, दिखा दो, बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। मैं दिनेश जी एक पर्सनली बात बताऊंगा आपको, मैं बहुत रीड करता हूं इनको, बहुत रीड करता हूं, और मैं सच में बता रहा हूं, जेन्युइनली बात बता रहा हूं। अगर ना लोगों की समझ में आ रही हो तो देखो, जिन्होंने समझना ही नहीं है तो उनकी सोच है, उसको ना केजरीवाल जी कुछ कर सकते ना मोदी जी कुछ कर सकते। लेकिन ये हिमालय का एक सच्चा संत है, ये केदार बाबा का वो भक्त है जिसने ये दिखा दिया कि भारत एकजुट है ना, भारत हर बीमारी से लड़ सकता है। सब लोगों को एकत्रित किया है ना। आपने देखा होगा पहले टर्म में सच में होते होते इनका चेहरा इतना रह गया था, देखा था ना आपने, गौर किया था कि नहीं? इतनी चिंता करने वाला प्रधानमंत्री अगर देश देश को मिला है, प्रधानमंत्री है, वो करनी पड़ेगी। अरे बहुत आए प्रधानमंत्री, बहुत आए प्रधानमंत्री। जब टाइम होता था ना तो देश से भारी होते थे। इस बात को छोड़ो आप, मैं इसमें करनी चाहिए। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये एक सच्चा इंसान है, ईमानदार संत है ये, और हमारा सौभाग्य है, इस भारत का सौभाग्य है। मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मेरा मानना है। देशवासियों को एक बार जो है नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, ठीक रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें, और इस बीमारी से मुक्ति के लिए कोरोना नियमों का पालन करें, ऐसा मेरा मानना है। दर्शकों, मैं भी आपको एक चीज और बता दूं कि कोई भी सरकार कोई भी अगर नियम बनाती है इस वायरस से, महामारी से अपने देश को बचाने के लिए, वो गलत नहीं होती। फिर चाहे वो मोदी जी हो, फिर चाहे वो केजरीवाल जी हो। मोदी जी ने कहा मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी। इस समय कहीं ना कहीं इस ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जो रात का कर्फ्यू लगाया उसका पालन अवश्य करें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन में हमारे को रोजगार भी चाहिए। उन चीजों को देखते हुए कर्फ्यू का लगाया और उसका पालन करेंगे तो महामारी से बचते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, इंटरव्यू कैसा? बहुत अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जब आपका कल फोन आया तो आपने कहा जी मैं बड़े कड़वे सवाल करता हूँ, तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमें मीठी कड़वा ही हमें जो है चाहिए, कड़वा ही चाहिए। जो व्यक्ति सवेरे उठ के नीम के 2 पत्ते खा लेता है ना, और पूरा रोग शरीर, हाँ, वो शरीर को निरोग कर देता है। तो भाई कड़वी बात और सच्ची बात पूछना कोई बुराई नहीं है। अपने कोई पक्ष या विपक्ष तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको भी हमारी तरफ से कोई अगर गलती हुई हो तो हम उसके लिए नहीं, ऐसी गलती हमने आपस में नहीं करी। हमारा काम है, देखो मीडिया का काम है एक सच्चा आईना दिखाने का है। वो पक्ष की भी करेगा और ना विपक्ष की करेगा, सिर्फ करेगा तो निष्पक्ष होकर करेगा, ना तो अपने को कोई
कोई सरकार नहीं देने आती। ठीक बात। सही बात यह है कि असल में जो चेहरा सामने उम्मीदवार के तौर पर निगम पार्षद के इलेक्शन है, जनता को एक ऐसा प्रतिनिधि, एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए होता है कि जो हम लोगों के लिए काम करेगा, बात है, बिल्कुल। और वो चेहरा हम सामने जनता के लाते हैं, कुछ सवालों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के, कुछ खट्टी मीठी लगाते हैं ताकि सच सामने जनता के आ सके। जी, जी। तो हम वो काम करते हैं, ना पक्ष की करते ना विपक्ष की करते, सिर्फ निष्पक्ष करते। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCI न्यूज दिल्ली के साथ।